नमस्कार साथियों, एक बार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी लेवर में। तो दोस्तों ये साइंस का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इससे पहले मैंने 6 सेट करा रखे हैं और दोस्तों आपका सेट नंबर 7 है ये। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप डेली का डेली प्रैक्टिस सेट देखते होंगे, जिससे कि दोस्तों आपके जो जितने भी जो भी आपका सिलेबस है वो डेली का डेली आपका रिवाइज होता चला जाएगा। और दोस्तों आप अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़े हैं तो दोस्तों उम्मीद ये करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं किसी चैप्टर से वो सारे के सारे इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और दोस्तों ये जो भर्ती बोर्ड ने आपके 14 चैप्टर दे रखे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो दोस्तों आप इनको डेली अगर रिवाइज करते रहेंगे तो परीक्षा में आप इजीली इनको कर पाएंगे और दोस्तों आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे अपने जीके और जीएस के सेक्शन में। तो दोस्तों अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या होता है? इसमें पूछा गया है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो दोस्तों सूर्य द्वारा जो हानिकारक विकिरण होता है वो परावैंगनी किरणों के रूप में होता है, परावैंगनी विकिरण इसको बोलते हैं। और दोस्तों इसके बारे में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो दोस्तों 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी होती है परावैंगनी किरणों की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड इनकी जो खोज की थी ना वो दोस्तों की थी J.W. रिटर नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों अपनी जो परावैंगनी किरणों से सुरक्षा, क्योंकि दोस्तों ये एक हानिकारक किरणें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ही बोला गया ये हानिकारक किरणें हैं परावैंगनी किरणें। तो दोस्तों अपनी वायुमंडल में क्या होता है, एक ओजोन लेयर होती है। तो दोस्तों ओजोन लेयर परावैंगनी किरणों को वायुमंडल में आने से रोक देती है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोवेव बैंड में उपग्रह के उपयोग के बिना संचार रेंज की दूरी बृहत रूप में खाली स्थान पर निर्भर है। तो दोस्तों ये बताना है कि जो सैटेलाइट लेस कम्युनिकेशन जो होगा, यानी कि संचार उपग्रह के बिना संचार, यानी कि जिसमें सैटेलाइट का यूज ना किया गया हो, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो एंटीना की ऊंचाई होती है ना वो उसी पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी एंटीना की ऊंचाई जितनी अधिक होगी दोस्तों आपका कम्युनिकेशन भी उतना ही स्मूथली वर्क करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑडियो में मौलिक बैंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो दोस्तों ऑडियो में जो आपकी मौलिक बैंड फ्रिक्वेंसी होती है वो दोस्तों 100 किलोहर्ट्ज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर मौलिक बैंड फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है। अगर आपसे ऑडियो फ्रिक्वेंसी पूछी जाए तो दोस्तों आपको पता होगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी चुंबक में प्रयुक्त चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों जो आपकी स्थायी चुंबक होती है इसमें मेनली 3 चीज़ें यूज की जाती हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो स्थायी चुंबक होती है ये आपकी कठोर इस्पात इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों इसको स्थायी चुंबक को बनाने के लिए 3 चीज़ें यूज की जाती हैं। सबसे पहले आपका निकिल हो गया, निकिल, और दूसरा कोबाल्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों ये आपको परीक्षा में कभी भी पूछा जाता है, निकिल, कोबाल्ट और इस्पात, ये 3 चीज़ों को मिलाकर के आपकी स्थायी चुंबक बनाई जाती है। और दोस्तों इन तीनों के मिश्रण को कठोर इस्पात भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि आपकी अंगुलियां धारा की दिशा बताएं। तो आपका खुला हुआ अंगूठा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। यह कथन किस नियम का अनुसरण करता है? तो दोस्तों ये जो आपका हेलिक्स का नियम होता है ना, ये यही नियम है, जो आपका अंगूठा आपके चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक है? तो दोस्तों मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी थी NPN ट्रांजिस्टर को पहचानने की। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपको N पे फोकस करना है, यानी कि यहाँ पर N, P और N लिखा है। तो इसका मतलब ये, अगर N बाहर है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पर अगर आपका PNP होता तो दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्शन होती वो अंदर की तरफ होती। तो राइट आंसर आपका इसमें अंदर की तरफ यानी कि ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पर NPN पूछा गया तो राइट आंसर आपका बी होगा। ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। और दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होगी कि 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 किलोवाट की बात नहीं की गई, यानी कि 1 वाट घंटा पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर 1000 का भाग दे देंगे
तो यहाँ से आपका 6 ना रह करके ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। तो दोस्तों सूर्य का ताप आपका मेनली तो उत्ताप मापी से मापा जाता है दोस्तों, इसको जो पायरोमीटर भी बोल देते हैं, पायरोमीटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायरोमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब पानी से गिलास तक जाती है तो ये झुकती है। तो इसका मतलब सामान्य की ओर धीमा हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, मतलब प्रकाश की किरण जब पानी से गिलास तक जाती है तो ये झुकती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। दोस्तों इसमें कुछ मतलब मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, या मतलब इसको निगलेक्ट कर देना। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की दशा है। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि इसका जो मतलब आपने अगर पढ़ा हो तो दोस्तों आपका L = 1/ω² C होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जब रेजोनेंस की कंडीशन में L = 1/ω² C होता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक AC परिपथ में धारा की दिशा है। तो दोस्तों AC परिपथ में आपको पता होगा कि धारा की दिशा हमेशा चेंज होती रहती है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्षण में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्लस होगी, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस। तो दोस्तों ये मतलब कभी भी स्थिर नहीं रहेगी अगर AC परिपथ है। तो अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थित समय संबंध का समीकरण है। दोस्तों मैंने आपके न्यूटन के तीनों नियम बताए थे दोस्तों, जिसमें से कि पहला नियम है B = U+AT। दोस्तों ये पहला नियम क्या बताता है कि आपकी वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको स्थिति और समय के बीच संबंध पूछा गया है। तो स्थिति का अगर हम बात करें तो S = UT + ½ AT², जो कि न्यूटन का दूसरा नियम है। दोस्तों यही आपकी स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि W = F × D cos θ। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन मैच कराइए। cos θ का मतलब है बल और विस्थापन के बीच का कोण, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। और विस्थापन यानी कि यहाँ पर D यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर F भी यहाँ पर दिया गया है, बल प्रयुक्त बल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको M की वैल्यू कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी इस फार्मूला में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि जो आपका कार्य होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने न्यूटन का गति का पहला नियम पढ़ा होगा, जो कि जड़त्व को बताता है। और जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। और दोस्तों अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। और ये नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक केंद्रीय बल है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि केंद्रीय बल कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि ये इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, यानी कि राइट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम का नियम क्या कहता है। दोस्तों आपको कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो बल होता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा F = Q1 Q2/r² होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको आप फार्मूला से इसको आप इजीली कोई भी कथन आप इसमें मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों हम चारों कथन पढ़ के देखते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें सही है। दोस्तों पहला कथन लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसमें तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं होने वाला है। और दोस्तों बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण। दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी हमें राइट लग रहा है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दोनों आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसका मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, जो कि हमारा वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वैकेंसी लवर ऑफिशियल। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसका थोड़ा मतलब एक बार रिवीजन और कर लेना। तो दोस्तों ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, इसको आप देख लेना। और 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कार्य करने की दर को आपको शक्ति कहते हैं, मतलब P=W/T होता है ना। तो दोस्तों कार्य करने की शक्ति को मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आपका राइट आंसर P हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। और दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऊर्जा की इकाई जूल होती है, और दोस्तों जबकि आपकी शक्ति की इकाई तो वाट होती है। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, घनत्व भी नहीं होगा, बल भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो आपका कार्य के मात्रक भी जूल होता है, और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको सिंपल सा इसमें B=IR लगा देना है, जो कि ओम का नियम है। B=IR यानी कि 10 × 50। तो दोस्तों 500 वोल्ट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित विभवांतर एवं वर्तमान धारा प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। तो दोस्तों आपका जो फैराडे का नियम है ना, वो दोस्तों इसके बारे में आपको बताता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। वो सॉरी, आपका इसमें क्या पूछा गया है, मतलब कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, यानी कि B=IR। ये आपका ओम का नियम है। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में इसमें बात करी गई है 60 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताना। और दोस्तों जल्दी आपको मतलब GK की वीडियो भी मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप देख लेना।